नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका AKS करियर एग्ज़ाम स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम CDP के 20 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग फटाफट जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे, लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। CDP के 20 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जो पियाजे की अवस्था है ना, उसमें बच्चा अमूर्त संकल्पना, अमूर्त क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक वस्तु रखी है और आप उस वस्तु को देखकर चिंतन कर रहे हैं, तो वो कैसा चिंतन हो जाएगा? मूर्त चिंतन हो जाएगा। लेकिन यदि उस वस्तु को हटा दी जाए तो आप अपने मन मस्तिष्क में उसकी प्रति छवि बना रहे हैं और उस पर चिंतन कर रहे हैं, तो उसे कैसा कहेंगे? अमूर्त चिंतन कहा जाएगा। तो बस उसी पर बोला गया है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना कब आरंभ करता है एक बच्चा? तो अमूर्त चिंतन देखो, अब पियाजे ने कितनी 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं? तो सबसे पहली जो अवस्था दी है पियाजे ने वो दी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से एक बालक ज्ञान का अर्जन करता है इसमें। अब दूसरी आ जाएगी पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की है। अब तीसरी आ जाएगी मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 वर्ष तक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, इसका अवधि पूछी जाती है कब से कब तक है। अब मूर्त संक्रियात्मक कैसा होता है? मूर्त चिंतन अभी बताया था, कोई भी वस्तु या चीज़ आपके सामने रखी है, आप उसको देखकर चिंतन कर रहे हैं, तो वह क्या है? मूर्त चिंतन है। और वहीं पर आखिरी अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 या इससे ऊपर की मानी जाती है। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन की बात हुई है, तो अमूर्त आएगा तो हम अमूर्त लगाएंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमूर्त संक्रियात्मक भी कहा जाता है। तो अमूर्त का वह कब स्टार्ट करता है? तो वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही करता है। मूर्त का कर देता है। मूर्त संक्रियात्मकता में तो वह मूर्त का करता है, किसी वस्तु को देखकर चिंतन करता है। इसमें किसी वस्तु को मतलब उसको हटाए जाने के बाद चिंतन करता है। तो क्वेश्चन में भी यही कह रहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक या इससे ऊपर तक की होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। मतलब कहा गया है कि अभी जो बात हो रही थी तो वह 4 अवस्थाएं थी। अब उन 4 अवस्थाओं को पहचान किसने की है? उन 4 अवस्थाओं की पहचान किसने की? आपके ऑप्शन है कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या फिर पियाजे। राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। तो दोस्तों अभी बताया है संवेदी गामक अवस्था 1, जो कि कब से कब तक है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की रहती। पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर 7 वर्ष तक की रहती। मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें मूर्त वस्तुओं को देखकर क्या होता है? चिंतन करते हैं। और लास्ट की 11 से लेकर 15, जिसमें अमूर्त चिंतन होता है। अब बात आती है किसकी? एरिक्सन की। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है। स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कौन से मतलब थे, हैं नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अब देखिए क्या कह रहा है, इसका आंसर प्रश्न में ही छिपा है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, विकास कभी ना समाप्त होने वाली, मतलब कि कैसे चलती रहेगी? जब समाप्ति नहीं होगी तो कैसे चलती रहेगी? निरंतर चलती रहेगी। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। जब विकास की प्रक्रिया का भी समाप्ति नहीं होगी तो वह निरंतर चलती रहेगी। तो यह ऑप्शन नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अब बात करते हैं अंतः संबंध का सिद्धांत क्या। तो दोस्तों अंतः संबंध के सिद्धांत का अर्थ होता है कि जो सब विकास के जो पहलू होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अपना हो गया शारीरिक हो गया, ठीक है, और अपना हो जाएगा मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया और सामाजिक हो गया। तो ये क्या होता है? ये चारों आपस में अंतर संबंधित रहते हैं।
एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है अंतर्संबंध का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी समाप्त नहीं होता, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। जन्म से नहीं, गर्भावस्था में जब बालक आता है, गर्भ में आता है, तभी से विकास होना आरंभ हो जाता है और कब तक चलता है? उसकी मृत्यु तक, तो कभी नहीं रुकता है। एकीकरण का सिद्धांत, अब एकीकरण में क्या होता है कि एक बालक अपने पहले संपूर्ण शरीर का संचालन करता है। जैसे कि मान लीजिए एक बालक अपने हाथ का सबसे पहले संचालन करेगा, फिर उस हाथ की अंगुलियों का, किसका? उंगलियों का करता है। अब अंगुलियों के बाद में अब वह हाथ और अंगुलियां दोनों में क्या करेगा? एकीकरण करता है। क्या करता है? एकीकरण करता है। तो इसको एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अब बात आती है अंतःक्रिया। तो दोस्तों अंतःक्रिया क्या होता है कि जो हमारा विकास है ना, वह हमारा वंशानुक्रम, कौन सा? वंशानुक्रम और वातावरण प्लस क्या हो जाएगा अपना? वातावरण, दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो बस यही अंतःक्रिया का सिद्धांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? अब बात हो रही है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। मान लीजिए कि एक प्राथमिक कक्षा का एक शिक्षक है जो कि पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है, तो उसमें क्या जरूरी होना चाहिए? अब बात है कि अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, तो मानक भाषा का प्रयोग करना ही नहीं है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने कहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। तो ये तो बिल्कुल कट ही गया, ये तो आंसर होगा ही नहीं। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, यदि शिक्षक शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्ष नहीं होगा तो क्या वह बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा पहली से लेकर 5वीं तक के? ऐसा नहीं है, फिर भी वह पढ़ा सकता है। ये भी गलत हो गया। अब बात आती है सर्वाधिक पूछा है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पूछा है उन्होंने, पढ़ाने की उत्सुकता। अब पढ़ाने की उत्सुकता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की क्या है? धैर्य और दृढ़ता है। उसको धैर्य रखना होगा। कैसे धैर्य रखना होगा कि छोटे बच्चों को आप सिखाते हो, वह नहीं सीखते, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार अभ्यास किया जाता है। तो उसमें एक शिक्षक को भी धैर्य रखना चाहिए कि बच्चा छोटा है, उसे आराम से ही सिखाया जा सकता है, एकदम नहीं सीखेगा वह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पावलव ने प्रयोग किया था, इवान पेत्रोविच पावलव इनका पूरा नाम है। अब यह व्यवहारवादी हैं, इन्होंने सीखने के सिद्धांत पारित किए थे। तो इन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किया था? ऑप्शन है उल्लू पर, चिंपैंजी पर, कुत्ता पर या फिर बिल्ली पर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते पर। इवान पेत्रोविच पावलव ने काय पर प्रयोग किया था? तो इवान पेत्रोविच पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर किसने किया था? तो बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। और चिंपैंजी पे किसने किया था? चिंपैंजी पे किया था कोहलर ने। किसने किया था? कोहलर ने किया था, जो कि गेस्टल्ट संप्रदाय के समर्थक रहे हैं। उल्लू, अब उल्लू के बारे में बात कर लेते हैं। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो कि 360 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकता है, रात्रिचर पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है? बात आ रही है सृजनात्मकता का। सृजनात्मकता का सीधा अर्थ हो जाता है कि नवीन उत्पाद, नवीन अपने मतलब एक अवसर उपलब्ध कराना, एक एक आंसर के बारे में ना सोचकर, जैसे कि मैं खुले मुख वाले या अंत वाले जो प्रश्न रहते हैं ना, वह सृजनात्मक प्रश्न रहते हैं। जैसे कि एक बच्चे से मैंने पूछा कि तुम दिल्ली के बारे में बताइए, तो वह दिल्ली के बारे में अनेक बातें बताएगा। इससे क्या होगा? उसमें सृजनात्मकता का विकास होगा। और वहीं पर यह अपसारी चिंतन से संबंधित है। यह भी आ जाता है कि सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा चिंतन है, अपसारी या फिर अभिसारी। तो यह अपसारी से संबंधित है। कौन से संबंधित है? अपसारी से संबंधित है। अब दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। अब बात आ रही अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ठीक है, मान लेते हैं। अगला है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने, पोषण करना एवं क्या करना? प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। देखो एक बात और बता दूं, नेगेटिव टैगवर्ड्स और पॉजिटिव टैगवर्ड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस भी प्रश्न में यदि वह प्रश्न सक्रिय हो, उसमें अवसर आ गया,
तो उस प्रश्न को बिल्कुल आंसर वही होगा। जहाँ तक है 90% आंसर वही होता है। अब देखेंगे अपन अगला ऑप्शन, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। देखो, बल देना हो गया और ही हो गया, केवल हो गया, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। कैसे टैग वर्ड्स हैं? नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। यदि ये सब आते हैं और क्वेश्चन सक्रिय रहता है तो केवल यदि होगा तो वह कभी आंसर होगा ही नहीं। तो बल देना भी नहीं होगा, ना बल देते हैं। किसी भी चीज़ पर अंकों की बात भी नहीं की जाती, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब बात आ जाती है कौन से? सेकंड वाला। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है ना, वह सेकंड है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभा का पोषण करेंगे एवं उन्हें प्रश्न करने के अवसर देंगे। जैसे कि अपन ने अभी बात की थी ना कि प्रश्न करेगा बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब पहला क्वेश्चन और भी इसी प्रकार का था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था वो। अब सातवां क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब वस्तुएं हैं और क्या है? घटनाएं हैं, उनके बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। अब उसके सामने वस्तुएं रखी हैं, तो कैसी हैं? मूर्त रखी हैं। कैसी रखी हैं? मूर्त रूप में रखी हैं। तो वह क्या कर रहा है? उनके बारे में क्या कर रहा है? घटनाओं के बारे में क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। तो बस राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक बालक तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन कब करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की है। हमेशा याद रख लेना, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 या 2 बार यह प्रश्न आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? अब इस पूरे क्वेश्चन में आप गलत भी कर सकते हो, आप इसको बाल्यावस्था भी लगा सकते हो। इसमें सिर्फ एक शब्द का खेल है, इसमें सक्रिय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि ये सक्रिय नहीं होता ना तो इसका बाल्यावस्था आंसर हो जाता, लेकिन सक्रिय सदस्य बन जाता है कि भाई नहीं, हम किसी भी दोस्त के लिए मर मिटेंगे, तो वह कौन सी होती है? किशोर अवस्था हो जाती है। अब बात आती है संघर्ष और तनाव की अवस्था कौन सी है? संघर्ष और तनाव की अवस्था, तो वह अपनी किशोर अवस्था में है। क्या होता है? किशोर अवस्था में अपने माता पिता से वाद विवाद चलता ही रहता है और किशोर बालक अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचता रहता है, इस वजह से वह तनाव में रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। अब मतलब जो कक्षाएं रहती हैं उनमें जो खेल विधि रहती है वह किस प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर होता है। अपन जब खेल खेलते हैं तो उस प्रकार शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर वही आधारित होता है। अब सेकंड है शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर। हाँ ठीक है, कुछ हद तक। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ये देखिए, इन दोनों से ताकतवर कौन सा है? ये है विकास एवं वृद्धि। विकास भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही, और मनोवैज्ञानिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। शारीरिक भी इसी में आ जाएगा, शिक्षण विधियों का भी इसी में आ जाएगा, सामाजिक भी इसी विकास के अंतर्गत आ जाएगा, ये वृद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? कौन सी पुस्तक? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है स्किनर की, मैकडूगल की, वॉटसन की, पॉवलक की। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल की। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल की पुस्तक है। अब मैं एक आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं, तो आप मुझे बताइए कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो आप सब बोलोगे वॉटसन है। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने सही बताया। अब मैं पूछता हूँ कि व्यवहार जो वाद जो शब्द था वह सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ज़्यादातर बच्चे पता है क्या बोलेंगे? वॉटसन बोलेंगे, लेकिन ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। व्यवहारवाद जो शब्द था ना, वह किसने दिया था? वह दिया था मैकडूगल ने। लेकिन व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वॉटसन है। कौन है? वॉटसन है। इसको याद रखना। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। व्यवहारवाद का जनक कौन है? वॉटसन है। पावलव ने अपन ने देख ही चुके हैं, कुत्ते पर प्रयोग किया था। 1904 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। एकमात्र मनोवैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला।
निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अब देखो पियाजे के अनुसार कह रहा है, अब इसमें बौद्धिक बौद्धिक जो रहता है ना वह मानसिक शक्ति से संबंधित रहता है, मानसिक जो अवधारणाएं रहती है ना उनसे संबंधित रहता है। तो अब मैं आपको पहले एक बात बता दूं, आपको इस क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आपने वाइगोत्स्की का नाम सुना होगा, ठीक है, वाइगोत्स्की और पियाजे में 36 का आंकड़ा चलता है। कितने का चलता है? 36 का आंकड़ा, मतलब कि यह एक दूसरे के विरुद्ध है बिल्कुल, ठीक है। तो अब वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन तो पियाजे पर है, वाइगोत्स्की के बारे में बता रहा है, तो अभी पता चल जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं है। तो दोस्तों देखिए क्या है कि संतुलीकरण, बिल्कुल संतुलीकरण पियाजे जी ने ये दिया है, समायोजन दिया है, ठीक है, संतुलीकरण भी दिया है और अनुभव भी दिया है। उन्होंने अनुभव के माध्यम से सीखना भी कहा है। लेकिन जो सामाजिक संचरण है ना वह किसने दिया है? अब भी यार मैंने क्या बताया था, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। तो बस, और वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच कितने का आंकड़ा चलता है? 36 का आंकड़ा चलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संचरण पियाजे जी ने नहीं दिया है और बौद्धिक में जो उनका बौद्धिक विकास का तत्व उसका निर्धारक नहीं मानते हैं। ये देखिए ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। देखो अब अमूर्त क्या होता है अपन ने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था, मूर्त क्या होता है ये भी देख लिया था। वस्तु को हटा दिया जाता है और वस्तु को सामने रख दिया जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमूर्त की अपेक्षा, अमूर्त की अपेक्षा मतलब कि वस्तुओं को हटाने की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। तो मूर्त प्रत्यय कौन सी होती है? मूर्त 7 से लेकर 11 वर्ष या 12 वर्ष की जो अवस्था रहती है ना उसी को क्या कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब 7 से 11 आ जाए, अब 7 से 12 आ जाए तो आंसर लगभग लगभग में वही जाएगा। अब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक संवेदीगामक अवस्था, एक बालक इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। 2 से लेकर 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी दोस्तों। 12 वर्ष से वयस्क तक ये तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तत्परता का नियम किसने दिया था? अब सीखने के 3 नियम दिए गए थे, चलो मैं वो भी बता देता हूँ शायद आपको याद आ जाए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यह मुख्य नियम थे। अब ये बता दो, इतना मैंने हिंट दे दिया है, आप किसने दिया था ये? क्या पॉवलव ने दिया था, थॉर्नडाइक, विलियम वुंट, कोहलर? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 सहायक नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को संतोष का नियम भी कहा जाता है। पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, किस चीज़ पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। विलियम वुंट, काफ़ी बड़ा नाम, 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक मतलब प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। कोहलर चिंपैंजी पे प्रयोग कर गए। अब कोहलर गेस्टल्टवाद के समर्थक रहे हैं और जो चिंपैंजी पर जिन्होंने प्रयोग किया था ना उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुल्तान। पूछ सकता है आपसे, क्या नाम था? सुल्तान था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक सिद्धांत आपके ऑप्शन है पियाजे ने, वॉटसन ने, मैकडूगल ने, स्किनर ने। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे ने दिया था। वॉटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। मैकडूगल आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है खेल के मैदान में। क्या सिर्फ खेल के मैदान में ले जाके उसके बच्चे के संज्ञानात्मक विकास है उसकी बौद्धिक अवधारणा मानसिक अवधारणाओं से संबंधित रहता है संज्ञानात्मक विकास? तो क्या उसके खेल के मैदान में? होगा ही नहीं। खेल के सिर्फ मैदान में नहीं, घर में, सिर्फ घर में नहीं, ऑडिटोरियम नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं कक्षा में। बालक के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो वह हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बात सत्य नहीं की पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे रहते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक अवस्था में उसके खतरे रहते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल होती है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। अब बात आती है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। और ये विकास के संबंध में गलत है। क्यों? क्योंकि जब अपन जिम वगैरह में जाके विकास को बढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है, बढ़ावा देने से नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ये गलत ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। स्पीयरमैन, बेने, गार्डनर, स्किनर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेने ने दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। किस प्रकार का सिद्धांत है? तो यह दोस्तों व्यक्तिगत है। कैसा है? व्यक्तिगत है, हमेशा इसको याद रखना। गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो वह दिया अपने गार्डनर जी ने। अब बात आती है स्किनर, तो स्किनर पे तो अपन बात कर चुके हैं, चूहे पर प्रयोग किया था। अब बात आती है अपनी स्पीयरमैन, तो दो कारक सिद्धांत देगा ये। कौन सा सिद्धांत देगा? दो कारक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। बात हो रही है उत्तर बाल्यावस्था, कहीं कहीं पर 6 से लेकर 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था है, या फिर अपन सीधे तौर पर कहें जो कि 9 से लेकर 12 वर्ष की भी कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना उत्तर बाल्यावस्था में, बिल्कुल ये सहज है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, जो बालक रहते हैं ना, निरुद्देश्य, उनका कुछ उद्देश्य ही नहीं रहता और इधर से उधर, इस गली उधर उस गली भ्रमण करते ही रहते हैं। तो क्या होता है, जो सामान्य खेल रहते हैं ना, उनके लिए क्या करते हैं, वह शारीरिक कुशलता सीखते हैं, बिल्कुल सही है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, बिल्कुल। इसमें क्या होता है, हम उम्र मतलब कि एक लड़का लड़के के साथ और उसकी उम्र के साथ। इसमें जो उत्तर बाल्यावस्था है, लड़का लड़की मतलब विषमलिंगी नहीं बनाते, ये समलिंगी बनाते हैं। लेकिन किशोर अवस्था में क्या होता है, समलिंगी बनता है, लेकिन विषमलिंगी ज़्यादा बनता है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, बिल्कुल। अब उत्तर बाल्यावस्था का अपने आप में, अब क्या होता है, पेरेंट्स उसको छोटा समझते हैं, लेकिन यह गलती है। बच्चा अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहता है। और अपना दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुरुषयोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। भाई एक 6 से लेकर 12 वर्ष का बच्चा पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका प्राप्त कर लेगा? नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये किशोर अवस्था की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इवान पेत्रोविच पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। मैं पहले बता चुका हूँ। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था। अब नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1905 में, 1906 में, 1902 में, या फिर 1904 में? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1904 में। इवान पेत्रोविच पावलोव, पावलोव का पूरा नाम है। 1904 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास वृद्धि होती है, ठीक है। और शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ठीक है। इन चारों को याद रख लेना। इनका क्रम भी पूछ लेता है, या मतलब पहलू पूछ लेता है कि मानव विकास के मतलब कितने पहलू हैं, उनका क्रम बताइए, इस प्रकार से। तो पहला ऑप्शन है स्नायुमंडल, दूसरा है स्मृति, तीसरा है अभिप्रेरणा, चौथा है समायोजन। दोस्तों एक बात बताइए, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक जो वर्ड है ना, उसका सीधा संबंध क्या है, बौद्धिक अवधारणा से। बौद्धिक अवधारणा क्या है, मानसिक शक्ति है एक, ठीक है। तो समायोजन भी पियाजे जी ने दिया है, तो समायोजन एक मानसिक शक्ति हो जाएगी। तो ये शारीरिक तो है नहीं, ठीक है। अब ये तो अपना आंसर होगा नहीं। अब अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा भी क्या है, अभिप्रेरणा भी एक मतलब एक, जब अभिप्रेरणा मोटिव करती, मोटिवेशन टाइप में रहता है, एक किसी कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहने की प्रक्रिया है, तो यह भी एक शारीरिक नहीं है। स्मृति पूरी तरह से दिखा रहा है मानसिक है। लेकिन दोस्तों स्नायु मंडल जो है ना, वह एक शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु मंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत किसने दिया था। अभी मैंने आपको एक कारक बताया था, किसने दिया था, बेने ने दिया था। किस प्रकार का था, व्यक्तिगत था। किस प्रकार का था, व्यक्तिगत था। अब बात आ जाती है दो कारक सिद्धांत किसने दिया, तो ये तो है नहीं। क्या स्किनर ने दिया? इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था।
इन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए थे व्यवहारवादी। बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था और उन्होंने कहा था भाई हमारी बुद्धि में जी और एस फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जी और एस होते हैं, सामान्य बुद्धि और कौन सी होती है? विशिष्ट बुद्धि। इन दोनों को याद रख लेना, कभी कभी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे 21 क्वेश्चन हो गए हैं। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।